राष्ट्रपति भाग 1 में हमने राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी मूलभूत बातों को जाना था। वहीं भाग 2 में हमने राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझा था। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों को जानेंगे। वहीं साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो शक्तियां प्राप्त है। तो इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा अच्छी जानकारियों के लिए। साथ ही यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वह भी राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सभी चीजों को जान सकें। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुणाल और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुणाल से इंस्पायरिंग पर। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आइए अब हम भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्यों को समझते हैं और इस क्रम में सबसे पहले अब हम भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को समझते हैं। भारत सरकार के शासन संबंधित सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह ऐसे नियम और कानून बना सकता है जिसके तहत उसके नाम पर बनाए जाने वाले नियम व कानून वैध माने जाए। साथ ही वह इस प्रकार के कानून भी बना सकता है जिसमें भारत सरकार सहजता से कार्य कर सके तथा उसके मंत्रियों को आवश्यक कार्य सहजता से आवंटित किए जा सके। वहीं भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां भी करनी होती हैं। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही करता है तथा भारत के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही अपने पदों पर बने रह सकते हैं, परंतु भारत के राष्ट्रपति यह सभी कार्य प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही करते हैं तथा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तथा उसके वेतन व भत्ते निर्धारित करने का कार्य भी भारत के राष्ट्रपति का ही होता है। वास्तव में भारत के संविधान में कहीं भी महान्यायवादी के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं और न ही यह निर्धारित किया गया है कि उन्हें कितना वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। इसीलिए यह जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति पर आ जाती है, परंतु ऐसा बताया गया है कि भारत के महान्यायवादी में वह सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो योग्यताएं भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीश में होती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को कुछ अन्य नियुक्तियां भी करनी होती हैं, जैसे कि सीएजी ऑफ इंडिया। वर्तमान में सीएजी ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू है। यह पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, वही वर्तमान में अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी करनी होती है। इसके अलावा यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही साथ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। साथ ही साथ अपने कार्यकाल में भारत का राष्ट्रपति कभी भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से उसके प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों की मांग कर सकता है और इसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री की यह दायित्व बनता है कि वह सभी रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति का यह भी दायित्व है कि वह कभी भी SC, ST तथा OBC आयोग की नियुक्ति कर सकता है। यह आयोग SC, ST तथा OBC वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वहीं इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति कर सकता है। यह अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र तथा राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करती है। साथ ही भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता है जिनके माध्यम से वह वहां प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और भारत के अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष शासन होता है। इसके बाद चलिए अब हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को समझते हैं। भारत की संसद में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जा सकता है। यदि कभी भी ऐसा कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है जो धन विधेयक हो और उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली गई तो ऐसा विधेयक वैध नहीं होता। वहीं इसके अलावा राष्ट्रपति के ऊपर यह भी दायित्व है कि वह भारत की संसद में प्रत्येक वर्ष तथा नई सरकार बनने के बाद बजट प्रस्तुत करवाए। इसके अलावा कभी भी अनुदान की मांगों को राष्ट्रपति की मर्जी के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करवाना या पारित करवाने के दायित्व भी राष्ट्रपति पे ही आता है। वहीं भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन भी करता है। वित्त आयोग पर यह दायित्व होता है कि वह केंद्र तथा विभिन्न राज्यों के बीच राजस्व का विभाजन आवश्यकता अनुसार कर सके। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति कभी भी आकस्मिक निधि से अदृश्य व्यय के लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। यह कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा
जरूरत के अनुसार ही किया जाता है। चलिए अब हम भारत के राष्ट्रपति के अन्य कार्यों और कर्तव्यों को समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों को समझने के बाद चलिए अब हम भारत के राष्ट्रपति की अन्य शक्तियों और कर्तव्यों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों को समझते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत की संसद के बैठक संबंधी सभी फैसले ले सकता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कभी भी संसद का अधिवेशन बुला सकता है या बैठक को स्थगित कर सकता है। वहीं भारत का राष्ट्रपति कभी भी संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। साथ ही भारत का राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक अधिवेशन का संबोधन भी करता है, यानी कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष साल के पहले अधिवेशन में और नई सरकार बनने के बाद पहले अधिवेशन में संसद का संबोधन करता है। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा में सदस्य को मनोनीत करता है, यानी भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है। यह फैसला वह तब लेता है जब भारत की लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आते। साथ ही भारत के राष्ट्रपति को यह दायित्व दिया गया है कि वह भारतीय राज्यसभा में 12 सदस्यों को कला, समाज सेवा इत्यादि आधारों पर नियुक्त कर सकता है। वहीं भारत की संसद में पेश होने वाले विशेष विधेयकों की स्थिति में राष्ट्रपति का फैसला अपने आप में बहुत महत्व रखता है, जैसे कि संसद में प्रस्तुत किए जाने वाला धन विधेयक। धन विधेयक की स्थिति में 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, यह कभी भी राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता। वहीं कभी भी लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा राज्यों की सीमाओं से संबंधित विधेयक जब कभी भी पेश किए जाते हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना बहुत आवश्यक होता है। वहीं सामान्य विधेयकों की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। जैसे कि कभी भी संसद के अंदर सामान्य विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें अंतिम फैसले के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं, जिनमें से वो किसी भी ऑप्शन का प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले वह यदि चाहे तो उस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। वहीं उसके पास दूसरा ऑप्शन यह होता है कि वह उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। वह इस विधेयक पर ना तो हाँ कहता है और ना ही ना कहता है। इसके अलावा उसके बाद तीसरा ऑप्शन यह है कि यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति कुछ संशोधनों के लिए या पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को वापस संसद में भेज सकता है। परंतु यदि भारतीय संसद उस विधेयक पर पुनर्विचार करे, उसे संशोधन करके या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देती है तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति पर उसे पास करने का दायित्व ही होता है। उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करने से मना नहीं कर सकता। साथ ही भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिकाओं में पारित हुए विधेयकों पर भी अपना फैसला देता है। वैसे तो राज्य विधायिकाओं में पारित हुए विधेयकों पर फैसला राज्यपाल को देना होता है, परंतु यदि राज्यपाल फैसला ना देते हुए उस विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना फैसला देता है। इस स्थिति में उसके पास पुनः वही तीनों विकल्प आ जाते हैं, जिसमें वह चाहे तो यदि विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, और यदि वह चाहे तो उसमें पुनर्विचार के लिए उसे राज्य विधायिका में वापस भेज सकता है। परंतु यदि राज्य की विधायिका उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित करके वापस राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देती है तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य नहीं है, और यदि वह चाहे तो उस विधेयक पर पुनः विचार के लिए उसे राज्य विधायिका में भेज सकता है। वहीं अगली बात, यदि कभी भी देश की संसद कार्यरत नहीं हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार आ जाता है कि वह अध्यादेश पारित कर सकता है। वास्तव में भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश उस स्थिति में पारित करता है जब कभी भी कोई कानून बनाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की रिपोर्टें संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके तहत भारत का यूपीएससी, वित्त आयोग इत्यादि अन्य आयोग आते हैं और इन सभी की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत की जाती है। यह भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां थी। चलिए अब हम भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति में सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का दायित्व भी भारत के राष्ट्रपति का ही होता है। वहीं इसके अलावा यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर विचार कर रहा हो और अंतिम फैसला ना ले पा रहा हो या अपनी स्वेच्छा से भारत का राष्ट्रपति कभी भी भारत की उच्चतम न्यायालय से किसी विषय पर
विचार विमर्श कर सकता है या उसकी सलाह मांग सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा दी गई यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को दिए गए दंड आदेशों का परिवर्तन कर सकता है, परंतु वह यह फैसला 3 स्थितियों में लेता है। यदि किसी व्यक्ति को दिया गया दंड केंद्रीय विधियों के उल्लंघन की स्थिति में हो या फिर यह फैसला सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो। वहीं साथ ही यदि किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह उस दंड को परिवर्तित कर सकता है, उम्र कैद का लघुकरण कर सकता है, मृत्यु दंड का परिवर्तन कर सकता है या किसी व्यक्ति को दी गई सजा को माफ भी कर सकता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक शक्तियां भी होती हैं। भारत की गई सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, तो इसीलिए सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। वहीं साथ ही भारत के राष्ट्रपति का यह भी दायित्व है कि वह सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों तथा कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व करें। इसके अलावा भारत से राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजने का काम भारत के राष्ट्रपति का होता है। वहीं विदेशों से आए राजदूतों और उच्चायुक्तों के स्वागत का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति की कुछ सैन्य शक्तियां भी होती हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, इसीलिए उसके ऊपर यह दायित्व होता है कि वह तीनों सेनाओं के प्रधानों की नियुक्ति करे। साथ ही साथ भारत का राष्ट्रपति युद्धों के प्रारंभ और उनकी समाप्ति की घोषणा भी करता है, परंतु भारत का राष्ट्रपति यह काम संसद की सिफारिश के अनुसार करता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को समझने के बाद चलिए अब हम भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर को जानते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों को समझने के बाद चलिए अब हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाए। यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस स्थिति में कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। और विधेयकों की स्थिति में अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को 3 विकल्प देता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह उस विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, वहीं यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस विधेयक को सुरक्षित कर सकता है। साथ ही तीसरा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। परंतु तीसरे ऑप्शन की स्थिति में यदि संसद उस विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो इस स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य होता है। वर्तमान में विश्व के सभी देशों के प्रमुखों को वीटो शक्ति प्रदान की गई है। वास्तव में यह वीटो शक्ति इसलिए प्रदान की गई है ताकि कभी भी जल्दबाजी में पास होने वाले विधानों को रोका जा सके, साथ ही किसी गलत विधान को भी रोका जा सके। भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है। वास्तव में वीटो शक्तियां 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। इसलिए सबसे पहले हम इन तीनों ही वीटो शक्तियों को जानते हैं। सबसे पहले आता है अत्यंतिक वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो के प्रयोग करने की स्थिति में किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति जब कभी भी किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखेगा तो यह विधेयक एक लंबे समय के लिए उसके पास रहेगा और यह विधेयक कभी भी अधिनियम नहीं बन पाएगा। वास्तव में राष्ट्रपति इस प्रकार के वीटो का प्रयोग 2 स्थिति में करता है। यदि कभी भी कोई विधेयक संसद में गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस स्थिति में वह विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। गैर सरकारी सदस्य वह सदस्य होते हैं जो संसद के मंत्री नहीं होते। वहीं दूसरी स्थिति यह है कि यदि कभी भी कोई विधेयक संसद में पास हो जाए किंतु संसद में पास होने के बाद वह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त ना कर पाए और सदन का विघटन हो जाए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति यदि चाहे तो इस वीटो का प्रयोग कर सकता है और उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोक सकता है। भारत में अब तक अत्यंतिक वीटो का प्रयोग 2 बार किया गया है। सन 1994 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। उस समय भारत की संसद ने पैप्सू विनियोग विधेयक को पारित किया था। वास्तव में जिस समय यह विधेयक लाया गया था उस समय पैप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, परंतु जब यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया उस समय उस राज्य में से राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया। इस स्थिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करा और इस विधेयक को अधिनियम बनने से रोका। वहीं दूसरी बार इस वीटो का प्रयोग सन 1991 में आर वेंकटरमन राष्ट्रपति ने किया था। उस समय संसद में संसद सदस्यों के लिए वेतन और भत्ता संशोधन विधेयक पारित किया गया था, परंतु वास्तव में यह विधेयक संसद सदन के विघटन से 1 दिन पहले संसद में पेश करके इसे जल्दबाजी में पास कर दिया गया था और अगले ही दिन लोकसभा विघटित हो गई थी। तो इस स्थिति में आर वेंकटरमन राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अधिनियम बनने से रोकने के लिए इस विधेयक पर अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था।
वहीं राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति निलंबनकारी वीटो की है। इस स्थिति में राष्ट्रपति किसी विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, लेकिन यदि संसद उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह विधेयक पास करना बाध्य हो जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो की शक्ति को संसद में विधेयक को पुनः साधारण बहुमत से पास करा के निरस्त किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति की अगली पावर पॉकेट वीटो की है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जब करता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देता, ना ही वह कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है और ना ही वह कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। ऐसी स्थिति में वह विधेयक अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता है। वहीं चौथी वीटो शक्ति विशेषित वीटो की है। यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, परंतु यह शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। इस स्थिति में अमेरिका का राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है और वहां से इस विधेयक को निरस्त करने की केवल एक ही स्थिति है, यदि उस विधेयक को पुनः विशेष बहुमत से पास कराया जाए। यदि संसद में वह विधेयक पुनः विशेष बहुमत से पास करा दिया जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की यह वीटो शक्ति निरस्त कर दी जाती है। चलिए अब हम संविधान संशोधनों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति जानते हैं। वास्तव में संविधान संशोधन विधेयक पर वर्तमान में राष्ट्रपति की किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। सन 1971 से पहले राष्ट्रपति की इसके ऊपर भी शक्तियां हुआ करती थी, परंतु 24वां संविधान संशोधन विधेयक 1971 में पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति से राष्ट्रपति की शक्ति छीन ली गई है। अब यदि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक संसद से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक को पास करने के लिए बाध्य होता है। आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्यों को जाना, साथ ही हमने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति को जाना। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा, आपने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी होंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और उन सभी जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं जिसे इस वीडियो की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।